हेलो एवरीवन, स्पेशली मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बायोलॉजी के 12th क्लास के बच्चे। तो मैं हूं आपकी प्रतीक्षा मैम, जो कि लेकर आ गई हूं आपके लिए बायोलॉजी की एक बहुत ही शानदार क्लास, वो भी एकदम ज़ीरो लेवल से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक अपना ये जो टॉपिक है, अपने टॉपिक का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर के नाम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप मतलब होता है कि जितने भी हमारे आवृतबीजी पादप होते हैं, देखिए जितने भी आवृतबीजी पादप हैं, इनके बीजों में एक क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होंगे? पुष्पीय पादप। अब इसके बाद आता है लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होता है? जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जीव मिलकर भाग लेते हैं। अब वो दो जीव कौन कौन से हैं? पहला जीव तो हो गया नर, दूसरा हो गया मादा। लेकिन ये नर और मादा मनुष्य की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुष्पीय पादप का। ठीक है, जैसे कि नर और मादा, पुष्पीय पादप के नर और मादा मिलकर एक नई संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नई संतति क्या होगी? अब देखिए, पुष्पीय पादप में नई संतति क्या होती है? या तो बीज होगा या फल। ठीक है, अब जब भी हम एक नई संतति या युग्मक की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर युग्मक को हम और क्या बोलते हैं? गैमीट। ठीक है, जब भी युग्मक या गैमीट की बात हम करेंगे ये चैप्टर में, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि गैमीट क्या होगा? या तो वो नर का गैमीट होगा एक, और एक होगा मादा का गैमीट। दोनों के गैमीट अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये दोनों गैमीट मिलकर लास्ट में कौन सी क्रिया करते हैं? संलयन की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि गैमीट हमेशा नर का एक अलग गैमीट होगा और मादा का एक गैमीट अलग होगा। ये दोनों लास्ट में जाके संलयन की क्रिया करेंगे और संलयन की क्रिया करने के बाद एक नए युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये तो रही हमारे चैप्टर के नाम की बात, है ना? इतना समझ में आ गया आपको? अब इसके आगे जैसे कि हम जीवों की बात करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि वो नर है या मादा है। लेकिन अगर हम पुष्पीय पादप की बात करेंगे तो क्या हमें पता चल पाएगा कि ये नर है या मादा है? तो सबसे पहले अगर नर और मादा के बारे में अपन को जानना है पुष्पीय पादप में, तो सबसे पहले हमें पुष्प का डायग्राम आना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि वह पुष्प नर है या मादा है। तो चलिए हम पुष्प के डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो पुष्प की संरचना देखना, पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना अगर हम देखें तो इसका डायग्राम तो हम पहले बाद में बनाएंगे, लेकिन इसके बारे में हमेशा दो चीज याद रखिएगा। ठीक है, कि पुष्प की संरचना दो भागों से मिलकर बनती है। ठीक है, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर लें क्या? केवल डायग्राम बनाने के पहले मैं नॉर्मली अंग के बारे में बताती हूँ कि ये डायग्राम में अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पुष्प की संरचना को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो होगा इसका सहायक अंग। ठीक है, सहायक अंग, और दूसरा होगा इसका लैंगिक अंग। ये दो हो गए। अब सहायक अंग क्या होते हैं? सहायक अंग जो कि लैंगिक जनन की क्रिया में ये भाग तो नहीं लेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं? लास्ट में जाके उनमें उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, सहायक मतलब सहायता करना, है ना? तो ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो भी होगी, ये वाली प्रक्रिया, इसमें ये हमेशा केवल सहायता करेंगे, भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो सहायक अंग हमारे क्या क्या हो जाएंगे? पहला तो हो जाएगा बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल, और दूसरा हो जाएगा दल। ये दोनों हमारे क्या होंगे? सहायक अंग। अब इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल को सेपल और दल को पेटल, दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे। अब आइए लैंगिक अंग में। तो लैंगिक अंग, दो लैंगिक अंग होते हैं। पहला तो नर जनन अंग और दूसरा होगा मादा जनन अंग। तो पुष्प की नर संरचना, इसमें क्या आएगा? पुष्प की
नर संरचना और दूसरा है पुष्प की मादा संरचना। ठीक है, ये दो संरचना लैंगिक अंग में आते हैं। अब इनका नाम भी है, पुष्प की नर संरचना का भी नाम है और मादा संरचना का भी नाम है, जो कि मैं आपको आगे जाके डायग्राम में बताऊंगी। अभी से केवल ये बस याद रखो कि नर और मादा संरचना है, इनके दो नाम भी हैं, वो कि मैं अभी डायग्राम में आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आया कि पुष्प की संरचना मुख्य कितने भागों से मिलकर बनती है, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, पहला भाग हो गया बाह्यदल, दूसरा हो गया दल, तीसरा हो गया पुष्प की नर संरचना, चौथा हो गया मादा संरचना। तो पुष्प की संरचना मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बनी रहती है। ये दोनों के नाम मैं अभी आपको डायग्राम में समझाऊंगी। ठीक है, तो अब करते हैं बात हम पुष्प की संरचना की। ठीक है, मैं आपको बताई थी एक तो सहायक अंग होंगे और एक लैंगिक अंग होंगे। तो सहायक अंग में कौन कौन से थे? बाह्यदल और दल, और लैंगिक अंग में थे स्त्री केसर और पुंकेसर, जो कि मैं बताई थी आपको मादा संरचना और नर संरचना, लेकिन उनका नाम नहीं बताई थी, क्यों कि मैं वो डायग्राम में बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पुष्प की संरचना। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पुष्प की संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण है एक गुड़हल का पुष्प। ठीक है, गुड़हल मतलब जासवन का पुष्प, आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये उसी का डायग्राम है। इसमें से हम देखेंगे कि अलग अलग अंग उनके कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, ये वाला भाग ये हमारा कहलाएगा पुष्प अक्ष, जिसमें कि हमारा पुष्प लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद है पुष्पासन। पुष्पासन मतलब क्या होगा? पुष्प का आसन, जिसमें हमारा पूरा पुष्प बैठा हुआ है। ठीक है, ये पुष्पासन में क्या होगा? जितने भी जो 4 संरचनाएं मैंने आपको बताई थी, वो चारों संरचनाएं ये पुष्पासन में लगी हुए रहते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला भाग देखिए, ये वाला भाग जो है बाह्य दल। अब इसमें एक चीज आप लोग याद रखना कि अगर बाह्य दल एक जोड़े में होगा, केवल ये एक जोड़ा है बाह्य दल का, तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य दल बस। ठीक है, लेकिन अगर यही 2 या 2 से अधिक संख्या में पाया जाएगा, तो इसके समूह को क्या बोलेंगे हम? अगर इसका पूरा समूह बन जाएगा, ये 2 या 2 से अधिक संख्या में पाया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बाह्य दल पुंज। मतलब कि बाह्य दल के समूह को क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज, पुंज के रूप में होगा वो। तो इसके समूह बाह्य दल पुंज कहलाते हैं। बाह्य दल पुंज को हम और क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ठीक है, ये नाम आप याद रखना। तो पहला संरचना हो गया हमारा बाह्य दल, और बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। अब इसके बाद देखिए पंखुड़ी, जिसमें क्या होगा कि नर या मादा कोई भी आकर्षित होकर कोई भी कीट आते हैं, कैसे में? अगर वह कलरफुल होंगे तो इनकी पंखुड़ियां क्या कहलाएंगी? दल। अब दल के साथ भी ऐसा ही है, अगर 2 हैं, अगर एक या एक जोड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे? दल। लेकिन इसका अगर पूरा समूह होगा, दल का समूह क्या कहलाएगा? दलपुंज। ठीक है, दलपुंज को और क्या बोलेंगे हम? कोरोला। ये नाम आप याद रखना। तो पुष्प का सेकंड भाग हो गया हमारा दल। अब थर्ड भाग देखिए, यहां से ये जो आ रहा है, ये जो पाउडर वाली संरचना होती है, जासवन के पुष्प में एक पाउडर वाली संरचना होगी, जिसको हम छूने में देखना, उसमें येलो कलर का पाउडर सा निकलता है, तो वो होगा हमारा पुष्प का नर संरचना। नर संरचना का क्या नाम है? पुंकेसर। ठीक है, अब पुंकेसर का समूह है, अगर इनका समूह है, वैसे ही पुंकेसर का भी समूह है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा। पुंकेसर का समूह क्या कहलाएगा? पुमंग। और पुमंग को ही एंडोसियम कहते हैं। एंडोसियम, ये हमारा पुंकेसर का समूह है। लास्ट में आ गया मादा संरचना। ये बीच वाला भाग जो है, ये है मादा संरचना, जो कि स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, बीच वाला भाग है स्त्री केसर। इसमें देखना, अगर स्त्री केसर का समूह, स्त्री केसर के समूह को हम जायांग बोलते हैं। ये नाम भी आप याद रखना कि स्त्री केसर का समूह जो जायांग कहलाता है, और इसको बोलते हैं हम गायनोसियम।
तो ये 4 भाग हो गए हमारे पुष्प के। पहला बाह्यदल, दूसरा दल, तीसरा नर संरचना पुंकेसर, चौथा है स्त्री केसर जो कि है मादा संरचना। और ये चारों के समूह के नाम आप याद रखिएगा कि बाह्यदल का समूह होता है बाह्यदल पुंज, दल का समूह होगा दल पुंज, पुंकेसर का समूह पुमंग और स्त्री केसर का समूह जायांग कहलाता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पुंकेसर का समूह या नर जननांग का नाम क्या है, तो आप याद रखना कि पुमंग नाम है उसका, और एक तो मादा संरचना जो कि स्त्री केसर के समूह का नाम क्या है, वो है जायांग। ये दोनों नाम आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब इसके बाद ये 4 संरचना तो हम देख लिए, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे पुष्प की नर संरचना। ये वाला जो भाग है इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी नर संरचना आखिर होती क्या है, कैसा इसका आगे कार्य है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी नर संरचना।